जय हिंद एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वक्फ संशोधन विधेयक 2025। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक पास हो चुका है, तो उसी से संबंधित हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें इसकी उत्पत्ति, संरचना, प्रमुख परिवर्तन और क्या इसकी आलोचना है, क्यों इसका विरोध किया जा रहा है, इस पे भी बात करेंगे और क्या विरोध करने का कारण है, मुस्लिम समुदाय इस पे क्या तर्क दे रहे हैं, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके वक्फ संशोधन विधेयक 2025 से संबंधित सभी डाउट और आपके सवाल क्लियर हो सके और आप अच्छे से समझ पाएँ। इसकी उत्पत्ति, संरचना, परिवर्तन क्या हुआ है, आलोचना और इसके परिचय पर भी चर्चा विस्तार से करेंगे। इसके परिचय की बात करें तो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 इसको एक उम्मीद की विधेयक जैसे बोला जाता है, उसको नाम दिया गया है। 2024 वाला जो विधेयक संशोधन हुआ था वो अलग था, मतलब संशोधन तो यही था लेकिन उसको अलग नाम दिया गया था, सिर्फ उसका वक्फ संशोधन 2024 था। इस विधेयक को जब पास किया गया है तो इसको उम्मीद का विधेयक कहा गया है। वक्फ संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव पेश करता है। इसमें गैर मुस्लिम प्रतिनिधित्व, सुव्यवस्थित प्रक्रिया और वित्तीय सुधारों के प्रावधान शामिल हैं। कहने का तात्पर्य है कि इसमें गैर मुस्लिम का समझते हैं कि जो मुस्लिम नहीं है उनको जो है इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं के वित्तीय सुधारों के प्रावधान शामिल है। ठीक है, तो इन चीज़ों को जो है शामिल किया गया है। अप्रैल 2025 में संसद में पारित वक्फ संशोधन विधेयक 2025, जिसे उम्मीद विधेयक के नाम से भी जाना जाता है, भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव करता है। यह कानून वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने का प्रयास करता है, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ाना है। साथ ही सिस्टम के भीतर लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को समाधान करना है। वक्फ एक ऐसी संपत्ति है, ये हमारा पॉइंट है कि संपत्ति क्या है वक्फ की। जैसे कि कुछ लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि वक्फ क्या है, वक्फ के पास इतना प्रॉपर्टी कैसे है, कहाँ से आता है, ये है क्या चीज़। तो इसी को हम क्लियर करते हैं कि वक्फ संपत्ति क्या है। तो वक्फ एक ऐसी संपत्ति है जिसे मुस्लिम किसी खास धार्मिक, धर्मार्थ या निजी उद्देश्य के लिए दान करते हैं। संपत्ति का स्वामित्व ईश्वर का माना जाता है, जबकि इसका लाभ निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो वक्फ की स्थापना लिखित विलेख, कानूनी दस्तावेज मौखिक रूप से की जा सकती है। उपयोग और स्थायित्व की बात करें तो किसी संपत्ति को वक्फ के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि उसका उपयोग लंबे समय तक धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए किया जाता रहा हो, तो जो है वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी। अब हम अपरिवर्तनीयता, एक बार किसी संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया जाता है तो उसे दानकर्ता पुनः प्राप्त या परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हालांकि सभी इस्लामी देशों में वक्फ संपत्तियां नहीं हैं। तुर्की, लीबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया और इराक जैसे देशों में वक्फ की कमी है। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई प्रॉपर्टी, अगर एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे दी है, एक्स को अपनी प्रॉपर्टी जो है वक्फ को दे दी है, तो जो है पूरी तरह से वो दानकर्ता जो है पुनः प्राप्त नहीं कर सकता। वो वक्फ की हो जाएगी, वो घोषित कर दिया जाएगा, उसको प्राप्त नहीं कर सकता। इस्लामिक कंट्री जैसे तुर्की, लीबिया, इन सब देशों में जो है वो जैसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि भारत सभी धर्मों का देश है। तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम बनाया गया, जबकि भारत की आज़ादी के समय जब हुआ था तो जो यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं अपनी प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ से गए तो उनकी प्रॉपर्टी यहाँ रही गई, तो उनके संरक्षण के लिए वक्फ की का जो है एक कमेटी बनी है, संगठन बना, तो उनकी जो ज़मीन है वही वक्फ है। और भारत में वक्फ बोर्ड बड़े शहरी भूस्वामी हैं जिन्हें एक अधिनियम के तहत कानूनी संरक्षण प्राप्त है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो बड़े लोग हैं जो वक्फ में जो शामिल है, तो उनका उपयोग सिर्फ वही लोग करें। ये जो है वक्फ की संपत्ति कहने के लिए जो है कि सबको दिया जा रहा है, मुस्लिम समुदाय के
आगे बढ़ाने के लिए, उनके शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य इत्यादि चीज़ों के लिए बढ़ाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो सरकार जो है इसमें संशोधन ला रही है कि जो इसमें जो अराजकता है या फिर मठाधीशी, एक प्रकार से कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति वक्फ का बनता है तो वो जो अपने परिवार, रिश्तेदार, नातेदार या सगा संबंधियों की ही मदद करता है, उद्देश्यों की पूर्ति करता है, न कि अन्य मुस्लिम समुदाय में जो लोग हैं उनकी मदद करता है। कहने को तो ये मुस्लिम के लिए है, लेकिन इसका जो है दुरुपयोग होता जा रहा है। तो इसी के रिलेटेड जो है संशोधन किया गया है। और बाकी जो है इसकी आलोचना भी काफ़ी की जा रही है। ठीक है, यही जो है वक्फ संशोधन है। भारत में वक्फ बोर्ड लगभग 8.7 लाख संपत्तियों की देखरेख करते हैं, जिनमें लगभग 9.4 लाख एकड़ भूमि शामिल है, जिसकी अनुमानित मूल्य 1.2 लाख करोड़ रुपए है। ये हम वक्फ की बात कर रहे हैं। इसके अलावा वक्फ बोर्ड सशस्त्र बलों, भारतीय रेलवे के बाद भारत में सबसे बड़ा भूस्वामी है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे कि आर्मी कैंटोनमेंट बोर्ड हो गया, ठीक है, बोलते हैं कि आर्मी की ज़मीन है, तो सशस्त्र बल हो गया। जैसे रेलवे की जो ज़मीन हो गई, अगर कहीं पर रेलवे की ज़मीन अगर आप खरीदते हैं, अपने नाम रजिस्ट्री भी करवा लेते हैं, तो रेलवे एक झटके में 2 थप्पड़ मार के बाहर कर देगी, तो वहाँ पे आपकी रजिस्ट्री काम नहीं आएगी। तो भारतीय रेलवे और सशस्त्र बलों के बाद जो सबसे बड़ा भूस्वामी है वो वक्फ की है, मतलब 3 नंबर पे वक्फ आता है। अब इसकी उत्पत्ति की बात करें तो भारत में वक्फ का अस्तित्व दिल्ली सल्तनत के शुरुआती दिनों से है। सुल्तान मुइजुद्दीन शहम गौर ने मुल्तान की जामा मस्जिद को 2 गांव समर्पित किए हैं और शेखुल इस्लाम को इसका प्रशासक नियुक्त किया। जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत और उसके बाद इस्लामी राजवंश भारत में फले फूले, वक्फ संपत्तियों की संख्या बढ़ती गई। तो लोग जो है दान करते गए, कुछ अपने मन से, कुछ धार्मिक इच्छा से, और कुछ लोगों के पास जैसे कि वंश खत्म हो गया, बाल बच्चे नहीं हैं, कुछ लोग खुशी से किए। तो इसे क्या है कि वक्फ की जो संपत्ति है दिन ब दिन बढ़ती चली गई। जैसे बैंकों का पैसा बढ़ता है, लोग बैंकों में जमा करते हैं, उसी प्रकार से मुस्लिम समुदाय को लोग अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, धार्मिक भावना से, या जिनके बच्चे नहीं हैं तो दान करते चले गए, देते चले गए, तो वक्फ की संपत्ति जो है बढ़ती गई। तो इस्लामी राजवंश में जो है कुछ अधिक ही बढ़ी। अब बात करते हैं ब्रिटिश राज विवाद की। तो हम ये जो है वक्फ की अवधारणा की उत्पत्ति के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा पॉइंट है ब्रिटिश राज विवाद। 19वीं सदी के अंत में प्रिवी काउंसिल ने वक्फ की आलोचना करते हुए इसे सबसे खराब किस्मत की शाश्वता बताया और इसे अमान्य घोषित कर दिया। हालांकि 1913 के मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम ने ब्रिटिश आलोचना के बावजूद भारत में वक्फ प्रणाली को बरकरार रखा। वक्फ अधिनियम 1954 स्वतंत्रता के बाद भारत में वक्फ संपत्तियों को विनियम और प्रबंधित करने के लिए वक्फ अधिनियम 1954 को पेश किया गया। सिर्फ भारत भर की बात कर रहे हैं हम। इसमें विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों के तहत भारत की देखरेख के लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया 1954 में एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया, जिसे वक्फ अधिनियम 1954 की धारा 9 उपधारा 1 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया था। अब जान लेते हैं कि वक्फ अधिनियम 1955 क्या है, 95 क्या, सॉरी, वक्फ अधिनियम 1995। वक्फ अधिनियम 1995 को भारत में वक्फ संपत्तियों, धार्मिक बंदोबस्ती के प्रबंधन और विनियमन को मजबूत करने के लिए पेश किया गया था। इस कानून ने अन्य संपत्ति कानूनों पर सर्वोच्च अधिकार प्रदान किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वक्फ संपत्तियों को मुख्य रूप से इस्लामी कानून के तहत प्रशासित किया जाता है, जबकि अतिक्रमण को प्रबंधन के खिलाफ सुरक्षा को बढ़ाया जाता है। 1995 में अधिनियम वक्फ अधिनियम भारत में एक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन को नियंत्रित करता है, जो इस्लामी कानून के तहत धार्मिक, धर्मार्थ या
पवित्र उद्देश्य के लिए समर्पित संपत्तियां हैं। अधिनियम इन संपत्तियों की देखरेख के लिए राज्य स्तर पर बोर्ड की स्थापना को अनिवार्य बनाता है। वक्फ अधिनियम 1995 के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित है। तो इसी क्रम में हम बात करते चलेंगे। तो हमारा सबसे इसमें जो पहला पॉइंट है यही है कि वक्फ निकायों की भूमिका। इस अधिनियम में वक्फ परिषद, राज्य वक्फ बोर्ड और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भूमिका और जिम्मेदारियों के साथ साथ मुतवल्ली वक्फ संपत्तियों के देखभालकर्ता के कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। वक्फ न्यायाधिकरण अधिनियम में वक्फ परिषद, राज्य वक्फ बोर्डों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भूमिका और जिम्मेदारियों के साथ मुतवल्ली, इसको अगर हिंदी में बात करें तो वक्फ संपत्तियों के देखभाल करता है। ये मुतवल्ली जो है उर्दू शब्द है, ठीक है। देखभालकर्ता के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। ये जो है वक्फ न्यायाधिकरण से संबंधित है, इनमें जो है उल्लेख किया गया है। सिविल न्यायालय की शक्तियों की बात करें तो इन न्यायाधिकरणों के पास सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत सिविल न्यायालयों के समान शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ होती हैं। सिविल न्यायालय आप समझते हैं, उनके समान, उनकी जैसी, उनके अनुकूल, उनके अनुरूप सेम टू सेम शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ जो है वक्फ के पास होंगी। बाध्यकारी शक्ति, इसके अतिरिक्त उनके निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं तथा किसी भी सिविल न्यायालय को न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मामलों से संबंधित मुकदमे या कानूनी विवादों पर विचार करने की अनुमति नहीं होती। अब हम बात कर लेंगे कि इसमें क्या क्या प्रमुख संशोधन हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ है संशोधन के बाद। 2024 में भी हुआ था, लेकिन जेपीसी लगने के बाद वहाँ पे जो है जेपीसी कमेटी जब बनाई गई थी तो वहाँ पे जो है आपत्तियों को रखा गया था, तो जेपीसी कमेटी ने उसको खारिज कर दिया कि संशोधन होना ही है। तो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के प्रावधान के अंतर्गत क्या परिवर्तन हुए हैं उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमुख परिवर्तन क्या हुए। जैसे टॉपिक वाइज जो है संशोधन को हम जानते चलेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और समावेशिता को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव पेश करता है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में पेश किए गए प्रमुख संशोधन इस प्रकार है। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इस विधेयक का नाम बदलकर उम्मीद रखा गया है, जिसका अर्थ है एकीकृत सशक्तिकरण, दक्षता और विकास। ठीक, तो 2024 का जो था वो तो सीधा वक्फ संशोधन विधेयक 2024 था। अभी जो 2025 का संशोधन हुआ है तो इसको उम्मीद का नाम जो है दिया गया है कि यह संशोधन उम्मीद की किरण है, ऐसा माना गया है। ठीक है, अब आगे बात करें तो गैर मुस्लिम सदस्यों का समावेशन। तो इसके अंतर्गत कुछ ज़्यादा ही पुरजोर विरोध देखने को मिलता है। इसमें समावेशिता को बढ़ाने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम प्रतिनिधियों को शामिल करने का प्रावधान प्रस्तुत किया जाता है या करता है। सपोज दैट, मान के चलिए कि कोई संगठन हो गया, ठीक है, अगर वो सामाजिक संगठन है तब तो ठीक है। अगर वो धार्मिक संगठन या धार्मिक लोगों के लिए है, किसी विशेष धार्मिक लोगों के लिए है, तो वहाँ पे गैर मुस्लिम अगर हैं तो जाहिर सी बात उनका विरोध करेंगे ही। ठीक है, तो इस प्रावधान के अंतर्गत जो बदलाव किया गया है, पहले ये चीज़ें नहीं थी, तो संशोधन के तहत इसमें डाल दिया गया कि गैर मुस्लिम प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, चाहे वो केंद्रीय वक्फ बोर्ड हो या फिर राज्य के वक्फ बोर्ड हो। जहाँ पर अगर मुस्लिम लोग होंगे, मुस्लिम अधिकारी होंगे, मुस्लिम कार्यकर्ता होंगे बड़े पद के, तो वहाँ पे जो है गैर मुस्लिमों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ऐसा जो है गैर मुस्लिम सदस्यों का समावेशन के तहत किया गया है। ये वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के अंतर्गत आता है। वक्फ बाय यूजर हटाया गया। वक्फ संशोधन विधेयक
वक्फ वायुजर प्रावधान को समाप्त करता है, जो पहले संपत्तियों को केवल धार्मिक गतिविधियों के लिए उनके दीर्घकालिक उपयोग के आधार पर वक्फ के रूप में नाम करने की अनुमति देता था। हालांकि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार विधेयक के अधिनियम या फिर अधिनियमित होने से पहले पंजीकृत सभी वक्फ उपयोगकर्ता किसी संपत्तियों की अपनी स्थिति बरकरार रख सकेंगे, सिवाय उन संपत्तियों को जो सरकार के साथ विवादों में शामिल है। ये जो प्रक्रिया थी वक्फ संशोधन जो है इसमें हटा दिया गया। ये 1995 के वक्फ संशोधन में था। अभी जब संशोधन हुआ तो इसको पूरी तरह से वक्फ वायुजर को हटा दिया गया। 1995 में ये चीज़ें नहीं थी, तब ये चीज़ें लागू थी। संशोधन के तहत इसको समाप्त कर दिया गया है। अब इसी के प्रावधान को आगे बढ़ाते हैं तो इसमें जो है धारा 40 था वक्फ विधेयक में। 1995 में धारा 40 था तो उसको हटा दिया गया। इसमें क्या था कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 वक्फ अधिनियम की धारा 40 को समाप्त करने का प्रयास करता है। इसकी अत्यधिक प्रतिबंधात्मकता के कारण आलोचकों की या फिर आलोचना की गई थी आलोचकों के द्वारा, क्योंकि यह वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ भूमि के रूप में नामित करने का अधिकार प्रदान करता था। तो धारा 40 को हटा दिया गया। तो विवाद का कारण एक प्रमुख कारण धारा 40 ही माना जा सकता है। अब इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वक्फ से ट्रस्टों को बाहर रखा गया है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 ट्रस्टों और वक्फ के बीच कानूनी पृथक्करण स्थापित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि मुसलमानों द्वारा बनाए गए ट्रस्ट चाहे विधेयक के अधिनियम होने से पहले या बाद में वक्फ विनियमों के अंतर्गत नहीं आएंगे, यदि वे सार्वजनिक दान से संबंधित अन्य वैधानिक प्रावधान द्वारा शासित हैं। तो इनमें जो है वक्फ से जो है ट्रस्ट को बाहर कर दिया गया है। ये जो है संशोधन हुए हैं 2025 के विधेयक में। वक्फ के समर्पण के लिए पात्रता केवल कम से कम 5 वर्ष से प्रैक्टिस कर रहे मुसलमानों को ही वक्फ संपत्ति समर्पित करने की अनुमति दी जाएगी, जिससे 2013 से पहले नियम बहाल हो जाएंगे। अब इसको सामान्य भाषा में समझे तो मान लीजिए कि ए नाम का कोई मुस्लिम व्यक्ति है। अब ये जो है ए नाम का व्यक्ति पहले किसी अन्य धर्म से जुड़ा हुआ था। अब जो है वो 3 मार्च को जो है मुस्लिम समुदाय में आता है। अब ये जो है अगर संपत्ति अपने दान करना चाहता, 3 मार्च को आया, अब वह 10 मार्च को संपत्ति दान करना चाहता है वक्फ बोर्ड को, तो वो नहीं कर सकता। इसके लिए पात्रता ये कर दी गई कि 5 वर्षों से जो है मुसलमान है। अब ये 3 मार्च को आया तो ये जो है 4 मार्च 2030 खत्म होने तक, जब तक 5 वर्ष इसका पूरा नहीं होता तब तक ये है वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति दान नहीं कर सकता। जब ये 2030 क्रॉस करेगा 4 मार्च का, तब जाके ये जो व्यक्ति जो है अपनी भूमि वक्फ बोर्ड को दान कर सकता है। उसके पहले 1 साल 2 साल 1.5 साल बाद ये दान नहीं कर सकता। पहले ये सिस्टम नहीं था, जो कि जब इसको हटा दिया गया है। इसमें संशोधन कर 5 वर्ष की प्रैक्टिस कर रहे मुसलमानों को ही वक्फ को संपत्ति अनुमति दी जाएगी दान करने की। इसी क्रम में आगे बढ़े तो उत्तराधिकार अधिकारियों का संरक्षण। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित किए जाने से पहले महिलाओं और बच्चों को उनकी सही विरासत मिलनी चाहिए। सही ही विधवाओं, तलाकशुदा और महिलाओं और अनाथों के लिए विशेष सुरक्षा उपाय किए गए हैं। इसमें जो है महिलाओं को, बच्चों को और विधवा जो तलाकशुदा उनको जो है वरीयता दी गई है। ये चीज़ें जो हैं इसके पहले नहीं थी। संशोधन के तहत उत्तराधिकार के संरक्षण के तहत महिलाओं को अधिकार की बात करता है इस संशोधन में ये विधेयक। ठीक है, नेक्स्ट है परसीमा अधिनियम 1963 का अनुप्रयोग। लंबे समय तक चलने वाले कानूनी विवादों को कम करने के लिए विधेयक में संशोधन के प्रभावी होने की तिथि से वक्फ संपत्तियों व परसीमा अधिनियम 1963 के
प्रयोज्यता को लागू किया है। जनजातीय भूमि का संरक्षण। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 जनजातीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान की अनुसूची 5 और अनुसूची 6 के दायरे में आने वाली भूमि पर वक्फ की सब स्थापना पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वक्फ न्यायाधिकरण की संरचना। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में यह प्रावधान किया गया है कि वक्फ के रूप में दावा की गई किसी भी सरकारी भूमि या संपत्ति की जांच कलेक्टर से उच्च रैंक के अधिकारी द्वारा की जाएगी, जिससे अधिक पारदर्शी और आधिकारिक समीक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित हो सकेगी। तो कहने का तात्पर्य है कि जो वक्फ से रिलेटेड कोई भी भूमि हो गई उसकी जांच जो है कलेक्टर अधिकारी या फिर उच्च रैंक के अधिकारी द्वारा ही की जा सकती है। सपोज दैट अगर कोई व्यक्ति जो है किसी भूमि पर दावा करता है कि यह भूमि हमारी है, या वक्फ जो है ये दावा करता है कि यहाँ पर मान लीजिए कि कुछ भूमि है, ठीक है, यहाँ पर भूमि, वक्फ जो है दावा करता है कि यह भूमि हमारी है, या फिर कोई भूमि को जो है आम आदमी बोलता है कि वक्फ भूमि की जो है ये वक्फ की नहीं हमारी है, तो इसकी जो है जांच जो है कलेक्टर या फिर उच्च रैंक अधिकारी द्वारा की जाएगी, जिससे यह अधिकारी यह दिखाएंगे और पारदर्शी तरीके से इसकी समीक्षा पूरी करेंगे ताकि लोगों की शंकाएं दूर हो सकें। पहले क्या था, वक्फ जो है अपने ही अनुरूप कार्य करता था। अभी क्या होगा कि जो संपत्तियों की जांच की होगी वो कलेक्टर से रैंक के अधिकारी होंगे, जैसे डीएम होंगे या फिर उनके समकक्ष का उनके अनुरूप जितने भी अधिकारी होंगे उन रैंक के अधिकारी जो है इस पूरी विवाद की प्रक्रिया की जांच करेंगे। नेक्स्ट है सरकारी संपत्तियों की जांच। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में यह प्रावधान किया गया कि वक्फ के रूप में दावा की गई किसी भी सरकारी भूमि या संपत्ति की जांच कलेक्टर से उच्च रैंक के अधिकारी द्वारा की जाएगी, जिससे अधिक पारदर्शी और आधिकारिक समीक्षा सुनिश्चित की जा सके। सेम चीज़ इसमें भी वही की गई है कि अगर कोई भूमि हो गई, अगर सरकारी भूमि है तो ऑटोमेटिकली बोल दो कि ये हमारी ज़मीन है जिस पे एसबीआई कार्य कर रहा है। कल को आके बोल दें कि वक्फ की ये हमारी संपत्ति है, तो उसको जांच का विषय है, जांच का विषय माना जाएगा और कलेक्टर अधिकारी रैंक के उसकी जांच करेंगे। नेक्स्ट है विवाद समाधान। संपत्ति विवादों के मामलों में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के पास यह निर्धारित करने का अंतिम अधिकार होगा कि संपत्ति वक्फ की है या सरकार की, जो मौजूद वक्फ न्यायाधिकरणों का स्थान लेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी, ठीक है, जो आईएएस रैंक का होगा, कलेक्टर रैंक का होगा, वही जो है इसकी जो वरिष्ठ अधिकारी होगा जो कि वक्फ न्यायाधिकरणों का स्थान लेगा, इसकी पूरी विवाद को समाधान करेगा और उसी का अंतिम अधिकार होगा। नेक्स्ट है अपील तंत्र। इसके अलावा वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में वक्फ न्यायाधिकरण के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की अनुमति देने का प्रावधान किया गया है, जो वर्तमान में व्याप्त उस कमी को दूर करता है जिसके तहत उच्च न्यायालय को केवल सीमित पुनरीक्षण शक्तियां दी गई हैं। बढ़ी हुई पारदर्शिता। इसके अंतर्गत वक्फ संशोधन विधेयक 2025 मुतवल्लियों या वक्फ संपत्ति के प्रबंधकों को 6 महीने के भीतर एक केंद्रीकृत पोर्टल पर सभी संपत्ति विवरण पंजीकृत करने की आवश्यकता के द्वारा वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रशासन पर जोर देता है। कहने का तात्पर्य है जेड नाम की कोई भूमि हो गई और वक्फ जो है दावा करता है और वक्फ जो है दावे को जीत जाता है, तो वक्फ को जो है केंद्रीकृत पोर्टल ऑनलाइन करना होगा उसको, ताकि जैसे कि आजकल क्या हो गया कि अपनी भूमि को जो खतौनी के माध्यम से कितने रकबा हैं, कितने गाटे हैं, गाटे में कितने लोग हैं, उसको देख सकते हैं। तो उसी तरीके से जो वक्फ की जो संपत्ति है पहले ऑनलाइन नहीं थी, तो उसको ऑनलाइन किया जा रहा है, उसको केंद्रीकृत पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा कि कितनी भूमि है और कहाँ पर है। तो इसको जो है अगर कोई वक्फ की भूमि है तो उसको केंद्रीकृत पोर्टल पे अपलोड करना होगा। ये जो है इसमें किया गया है। अब नेक्स्ट है वित्तीय सुधार।
वक्फ संस्थाओं को अधिक वित्तीय लचीलापन प्रदान करने के लिए विधेयक वक्फ को बोर्डों को उनके अनिवार्य योगदान को 7% से घटाकर 5% कर देता है, जिससे अधिक धनराशि धर्मार्थ गतिविधियों के लिए निर्देशित की जा सकेगी। ये जो है घटाया गया है 7% से 5%, जिसमें उसको जो है लचीला प्रदान किया गया है। मतलब कहें कि एक प्रकार से यहाँ पे कमज़ोर स्थिति पैदा होती है वक्फ की, जहाँ 7% था वहाँ 5% कर दिया जा रहा है, ठीक। और इसमें काफ़ी जो कमियाँ थी उसको हटाया गया, और जो चीज़ें थी जैसे महिलाओं को इसमें उत्तराधिकार का सिस्टम बनाया गया, इसको भूमि को ऑनलाइन पोर्टल, तो ये चीज़ जो है सुधार की प्रक्रिया में शामिल है। आय की लेखा परीक्षा, इसके अतिरिक्त 1 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आय उत्पन्न करने वाली संस्थाओं को वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अनिवार्य लेखा परीक्षा से गुजरना होगा। इसके अनुरूप जो है अगर कोई संस्था हो गई 1 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय उत्पन्न करती है, तो वहाँ पे जो है गवर्नमेंट जो है एक्शन ले सकती है उसके पूरा, जैसे कैग हो गया, ठीक है। ये सरकारी एक पद होता है लेखा परीक्षा करने का, तो वहाँ पे जो है लेखा परीक्षा पूरा देना पड़ेगा, कितना इनकम टैक्स से हो गया, पूरा आय का ब्यौरा अपना देना होना पड़ेगा अगर 1 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आय है। और जाहिर सी बात है कि ऐसी कोई वक्फ की भूमि नहीं होगी, वक्फ की कोई संस्था नहीं होगी, वक्फ का कोई ऐसा संगठन नहीं होगा उनके अंतर्गत, या कोई ऐसा कार्य नहीं करता जहाँ पर 1 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय न होता हो। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे सरकार का पूरा कंट्रोल हो गया। अब जब एक व्यक्ति की वार्षिक आय अगर कोई अपना आय प्रमाण पत्र अपने तहसील से बनवाता है, तो वहाँ पर दिखाता है कि आय प्रमाण जो है 50,000 60,000 से कम रहेगा तो स्कॉलरशिप मिलेगी। अब EWS के लिए जैसे कि 5 लाख 6 लाख रुपए से 6 लाख रुपए अभी तो वर्तमान में शायद है। अब जाहिर सी बात है कि किसी की वार्षिक 1 लाख रुपए तो बहुत कम है, 1 लाख रुपए किसी की भी हो सकती है। अब कोई संस्था हो और उसकी आय 1 लाख रुपए से अधिक न होते हो नहीं सकता। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे पूरा कंट्रोल जो है सरकार का हो गया है वक्फ बोर्ड पे, जो आय से रिलेटेड प्रक्रिया है। अब इसके हम महत्व की बात करें तो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 एक महत्वपूर्ण विधायी प्रस्ताव है, जिसका उद्देश्य भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को आधुनिक बनाना है और उसमें सुधार करना है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण है। ये हम कारण की बात करें, पारदर्शिता और जवाबदेही। वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को प्रबंधन को रोकने के लिए निगरानी और विनियमन को बढ़ाया गया है। नेक्स्ट है सुव्यवस्थित प्रशासन, रिकॉर्ड रखने में सुधार और नौकरशाही देरी को कम करने के लिए प्रक्रियाओं को अद्यतन करता है और प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। नेक्स्ट है संपत्तियों की सुरक्षा, अतिक्रमण और अवैध हस्तांतरण को रोकने के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है तथा वक्फ बोर्ड की शक्तियों में वृद्धि की गई है। जहाँ पर सुधार किया गया है, जैसे महिलाओं के अधिकार की बात करें तो, और सामान्य भी बात करें जो वक्फ से रिलेटेड होते हैं, जहाँ पर कुछ सुधार हुए हैं, कुछ परिवर्तन हुए हैं, तो उन्हीं के तहत जो है कुछ को अधिकार भी प्रदान किए गए हैं और उनकी शक्ति में कुछ वृद्धि भी हुई है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। ये जो है उतना ही किया गया जितना कि सरकार अपने कंट्रोल में रख सकती है। अब जैसे पहले था वक्फ कहीं भी कभी भी काफ़ी आप केस सुनते होंगे, देखे होंगे कि वक्फ ने यहाँ पे दावा ठोक दिया, वहाँ पे दावा ठोक दिया। कहने को बोलते हैं कि उसकी मुकेश अंबानी की जो है प्रॉपर्टी है, घर है, वो एंटीलिया वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। तो उसका भी कोर्ट में केस चला था, तो शायद वहाँ पे कुछ मुस्लिम संगठनों द्वारा इसका विरोध भी किया गया और शायद केस जीत भी गए हैं। तो वो सब अलग की मुद्दा है। तो यहाँ पर हम महत्व की बात करें तो अब नेक्स्ट है हमारा समावेशिता और विविधता और सामुदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए वक्फ बोर्डों में अधिक महिलाओं और गैर मुस्लिमों को शामिल करना अनिवार्य कर दिया गया है। जहाँ पर महिलाओं को कोई जो है इसमें शामिल नहीं किया गया था, महिलाओं के अधिकार की बात नहीं की गई थी। तो अब जो है वक्फ संशोधन विधेयक के अंतर्गत महिलाओं को अधिकार की बात किया गया है, उत्तराधिकार की बात किया गया है, तलाकशुदा की बात किया गया है, जो
विधवा महिलाएं हैं उनकी बात किया गया है, तो उनको अधिकार की बात किया गया है। और साथ ही गैर मुस्लिमों को भी शामिल किया गया है। गैर मुस्लिम का तात्पर्य जो मुस्लिम नहीं है, चाहे वो जैन हो, बौद्धिस्ट हो या फिर अन्य समुदाय के लोग हों, वो गैर मुस्लिम हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। जैसे कोई कमेटी अगर बनी तो वो अनुपात द्वारा 3-2 का अनुपात रहेगा। 3 मुस्लिम रहेंगे, अगर 5 है, 3 मुस्लिम 2 गैर समुदाय, तो ये जो है 3-2 का अनुपात लेते हुए भी कार्य करेंगे। नेक्स्ट है ऐतिहासिक मुद्दों पर ध्यान देना। वक्फ संपत्ति प्रबंधन में भ्रष्टाचार और अकुशलता से निपटने के लिए नियम लागू किए गए हैं। अब हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर आते हैं कि इसकी आलोचना क्यों और कैसे हुई, इसको क्यों विरोध किया जा रहा है, क्यों मुस्लिम समुदाय द्वारा अत्यधिक इसका विरोध किया जा रहा है, उनका क्या कारण है, क्यों उनके सड़क पर उतरने की प्रक्रिया है, क्या वे बहकावे में आ रहे हैं या फिर किसी के कहने से, क्यों पुरजोर विरोध किया जा रहा है मुस्लिम संगठनों द्वारा। कुछ जैसे जेडीयू हो गया, तो वहाँ पे अभी मुस्लिम विधायकों द्वारा कहें तो या फिर कार्यकर्ताओं द्वारा जो है इस्तीफा दिया जा रहा है नीतीश कुमार के दल से। तो क्यों ऐसा हो जा रहा है, तो इसी क्रम में बात करेंगे वक्फ संशोधन विधेयक 2025 की आलोचनाएं। हमारे साथ बने रहिए, पूरा एक एक पॉइंट वाइज हम आपको पूरा बताएंगे कि क्यों मुस्लिम जो है इसका विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है। तो आप ज़रा से भी स्किप मत कीजिए, आपको पूरा डाउट हम क्लियर कर देंगे कि जो कमियां हैं, सुधार हैं, गवर्नमेंट जो किया, लेकिन कहने को तो ऐसा लगता है कुछ नहीं किया, लेकिन जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम संगठन है, उनका क्या तर्क है, वो क्यों विरोध कर रहे हैं, उनकी बात करें तो उसी के संबंध में हम बात करते चलेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किए जाने के बाद काफ़ी विवाद है और आलोचकों का विषय बना हुआ था। हालांकि ये अब तो पास हो चुका है, जब से ये पेश किया गया था तब से ही विवाद का विषय है और इसका पुरजोर से विरोध किया जा रहा है। तो क्या कारण है, इसी क्रम में हम बात करेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट है धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन। आलोचकों का तर्क है कि यह विधेयक अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों, विशेष रूप से अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। ये जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि 14, 25, 26 और 29 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रहा है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों के अनिवार्य रूप से शामिल करने को समुदाय द्वारा अपनी धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन में हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर गैर मुस्लिमों की बात की गई है, जैसे कोई अगर कमेटी बनी वक्फ से रिलेटेड, तो कमेटी में अगर 5 लोग हैं कमेटी में, तो 5 लोग हैं तो यहाँ पे 3-2 का जो है अनुपात रखा जाएगा, रेशियो। अगर 3 मुस्लिम हैं तो 2 जो है गैर मुस्लिम होंगे, तो ही जो है कमेटी बनेगी। ऐसा जो है अनिवार्य रूप कर दिया गया है। इसी का जो है विरोध किया जा रहा है, आलोचना की जा रही है। उनका कहना यही है कि जहाँ पर अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का जो उल्लंघन किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो है गैर मुस्लिमों को इसमें शामिल किया जा रहा है। ये जो है उनका विरोध का मुख्य कारण है। और नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी नियंत्रण में वृद्धि। यह विधेयक राज्य प्राधिकरणों के वक्फ संपत्तियों और विवादों पर महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करने की नियंत्रण को एकीकृत प्रदान करता है। इस बदलाव को नौकरशाही के अतिक्रमण के रूप में देखा जाता है, जिससे संभावित रूप से देरी और कानूनी चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जैसे कि 1 लाख आय का जो है स्रोत का जो है बोला गया है, अगर 1 लाख से आय से अधिक है तो वहाँ पर आय लेखा प्रक्रिया से गुजरना होगा, वहाँ पे आय का ब्यौरा जो है सरकार को देना पड़ेगा।
तो ये चीज़ हो गई। दूसरी इसमें जो है नौकरशाही की बात किया जाए अतिक्रमण के रूप में, तो ये अगर कोई भूमि से रिलेटेड अगर कोई बात होता है वक्फ की, तो वहाँ पे जो है कलेक्टर रैंक के अधिकारी जो हैं इसका जो है प्रक्रिया को देखेंगे, न्याय प्रक्रिया को समझेंगे। तो जिससे जो है संभावित रूप से देरी और कानूनी प्रक्रिया को चुनौती पैदा हो सकती है, ऐसा जो है मुस्लिम समुदाय के आलोचकों का कहना है, विरोध का कारण है। हालांकि कुछ लोग जो इसको स्पष्ट रूप से नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, मुस्लिम विद्वान हैं और जो बुद्धिजीवी टाइप के लोग हैं, वो इन प्रक्रिया को बेहतर रूप से समझ रहे हैं और जान भी रहे हैं, और इसी के तहत जो है अपने संगठनों को बता भी रहे हैं कि विरोध का क्या कारण है। तो पहली चीज़ कि वहाँ पे इनकम टैक्स जैसा कुछ ऐसा नियम बना दिया जा रहा है, 1 लाख से आय अगर अधिक है तो पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा। दूसरा, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, नौकरशाही को इसमें जो है डाला जा रहा है। अगर कोई अगर कलेक्टर रैंक का अधिकारी हो गया तो सीधा से आप समझिए कि उस पर जो है सरकार का कंट्रोल हो गया। डीएम कौन है? सरकार है। अगर किसी डीएम को आप एक पत्थर भी मार देंगे तो सरकार जो घर से उठवा लेगी। तो जो डीएम होते हैं वो सरकार के ही लोग होते हैं और सरकार ही है अपने आप में। किसी जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन? डीएम। तो इसमें जो है डीएम को ला दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य कि जो यहाँ पे सरकारी नियंत्रण में वृद्धि कर दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है सामुदायिक परामर्श का अभाव। इस विधेयक की आलोचना मुस्लिम हितधारकों के साथ पर्याप्त परामर्श के अभाव के कारण की गई है, जिससे समुदाय के भीतर इसकी वैधता और स्वीकृति को लेकर चिंताएं उत्पन्न हो गई है। तो कहने का तात्पर्य कि इस आलोचना में जो मुस्लिम हितधारकों का पर्याप्त परामर्श के अभाव के कारण की गई है। जो कानून बना, जो विधेयक संशोधन हुआ, इसमें जो है कहा गया कि इसमें मुस्लिम है ही नहीं। ये अपने आप जो इसको संशोधन कर दिया गया है। अगर इसमें जो है जैसे जेपीसी कमेटी जब बनी, हालांकि यहाँ पे जेपीसी कमेटी बनी गई थी तो मुस्लिम समुदाय के जो है वहाँ पे अपने बात रखने का जो है प्रॉपर समय दिया गया था। उन्होंने अपनी बात रखी और बातों में कोई तत्व या फिर महत्व न होने के कारण उन तथ्यों को खारिज कर दिया गया। तो वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पूरे प्रक्रिया के दौरान, संशोधन की प्रक्रिया के दौरान मुस्लिमों को जो है परामर्श नहीं लिया गया है। इससे जो है चिंताएं उत्पन्न हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है ऐतिहासिक संदर्भ का बहिष्कार। विधेयक उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को मान्यता देने के प्रावधानों को हटाता है, जो औपचारिक दस्तावेज के बिना वक्फ उद्देश्यों की ऐतिहासिक रूप से उपयोग की गई संपत्तियों को खतरे में डाल सकता है। कहने का तात्पर्य कि जो उपयोगकर्ता वक्फ जो है इस प्रावधान को हटा देता है, जो कि पहले वाले 1995 में था। वर्तमान में जब संशोधन हुआ तो औपचारिक दस्तावेज के बिना उद्देश्यों के लिए ऐतिहासिक रूप से उपयोग की गई संपत्तियों को खतरे में डाल दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है विवादों की वृद्धि में संभावना। वक्फ न्यायाधिकरण के प्राधिकार को हटाने और संपत्ति निर्धारण का अधिकार जिला कलेक्टर को सौंपने से विवाद बढ़ सकते हैं और समाधान प्रक्रिया जटिल हो सकती है। सेम चीज़ें वही कि अगर सरकार का नियंत्रण हो जा रहा है तो कलेक्टर रैंक के अधिकारी, कलेक्टर से नीचे के अधिकारी इस केस को ले ही नहीं सकते। अगर वो वक्फ से रिलेटेड कोई अगर किसी जिले में विवाद होता है तो वहाँ पर सीधा कलेक्टर का अधिकार होगा। कलेक्टर जो कंट्रोल करेगा, कलेक्टर कंट्रोल करेगा तो सरकार कंट्रोल करेगी। तो अगर सरकार कंट्रोल करेगी तो धार्मिक जो है भावना आहत होंगी। ये होगा कि यहाँ पे अराजकता फैल रही है, समुदाय में भिड़ंत देखने को मिल सकती है, ऐसा मुस्लिम समुदाय का मानना है और आलोचकों का कहना है। तो यहाँ पे जो है अगर इस तरीके से होगा तो न्यायिक प्रक्रिया और जटिल हो जाएगी और केस लंबा चलेगा। तो ये जो है कहना है मुस्लिम समुदायों का। नेक्स्ट है गैर मुस्लिम प्रतिनिधित्व पर चिंताएं। वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम की आवश्यकता का आलोचकों द्वारा विरोध किया जाता है, जो तर्क देते हैं कि इस प्रतिनिधित्व का इस्लामी कानून की समझ की कमी कारण बोर्ड की अखंडता को कमजोर कर सकता है। कहने का कारण ये है गैर मुस्लिम जो है इसमें अगर हैं तो आलोचकों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है
क्यों कि अगर जब ये वक्फ है मुस्लिम समुदाय की है तो वहाँ पे गैर मुस्लिम क्यों है? इसके तहत से जो है बोर्डों की जो है अखंडता को कमज़ोर किया जाएगा। तो उनका प्रॉपर तरीके से कहना ये है कि हम तो मुस्लिम समुदाय से हैं, तो यहाँ पर गैर लोगों का क्या काम है? संगठन जो है मुस्लिम समुदाय के स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार इन सब पे कार्य कर रही है, तो वहाँ पे गैर मुस्लिम क्या कर रहे हैं? तो सरकार जो है इस पे कह रही है कि अगर गैर मुस्लिम होंगे तो अगर कुछ गलत होगा तो सूचनाएं मिलेंगी। तो ऐसा सरकार कहा नहीं है, लेकिन गैर मुस्लिमों की जो है वहाँ पे भेजने की प्रतिनिधित्व की जो मंशा है यह यही है कि वहाँ पे किस प्रकार से क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, क्या होता है, इस प्रकार से नियंत्रण करने के लिए जो है गैर मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व उसमें डाला जा रहा है। ऐसा कहीं पे लिखित रूप में नहीं है कि वहाँ पे जो है गैर मुस्लिम जो है सरकार के नियंत्रण में है या फिर सरकारी जासूस हैं। सिर्फ वे उस संस्था, उस बोर्ड के कार्यकर्ता होंगे या फिर अधिकारी होंगे या फिर निर्देशन में कार्य करेंगे बोर्ड के। तो जहाँ पे अगर 5 लोग हैं, मेंबर हैं, तो वहाँ पे 3-2 का जो है रेशियो बना के उस कार्य को किया जाएगा। तो ये जो है आलोचना के मुख्य कारण है, विरोध का मुख्य कारण है। ये हमारा पूरा वक्फ बिल का जो है पूरा हमने चर्चा किया। हमने उसके उत्पत्ति, संरचना, क्या परिवर्तन हुए, क्या संशोधन हुए, 1995 और 2024 के कुछ तथ्यों पर हमने भी बात किया, और 2025 के तहत डीएम को किस तरीके से इसमें डाला जा रहा है, अधिकार दिया जा रहा है, क्या भूमिकाएं हैं, उन पे भी हमने बात कर रहे हैं। अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो सबसे बड़ी चुनौती इसमें यही है कि यहाँ पे डीएम को जो है अधिकार सौंप दिया जा रहा है। डीएम का होना मतलब सरकार का होना, तो ये चीज़ें जो है विवाद का मुख्य कारण है। हालांकि यह विधेयक जो है पास हो चुका है, कानून का रूप ले चुका है, महामहिम राष्ट्रपति द्वारा इसको अप्रूवल दे दिया गया है हस्ताक्षर द्वारा। आज वर्तमान में यह कानून का रूप ले चुका है, हालांकि अभी भी इसका विरोध जारी है। तो हमने पूरे वक्फ बिल पे चर्चा की। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा और आपके सभी डाउट क्लियर होंगे।